हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू विज्ञान राजनीति विज्ञान का एक हमारी यूनिट चल रही थी, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, उसके अंदर कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। ठीक है, राजनीति के प्राधिकरण हम कर चुके हैं, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद। अब हमारा जो आगे नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था वो भ्रष्टाचार के बारे में चल रहा था। भ्रष्टाचार क्या होता है? देखो, भ्रष्टाचार वो होता है जिसके अंदर अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसा काम करना जो कानून सिद्धांत नियमों में नहीं है, यानी कानून सिद्धांत नियमों के विरुद्ध जाकर कोई काम करना। इसका मतलब, इसका अर्थ हम लिख सकते हैं, किसी लोक सेवक द्वारा अपने स्वार्थ के लिए कानून, नियम, सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करना, इसके बदले में उससे उपहार या धन प्राप्त करना। बस ये है भ्रष्टाचार। ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने फायदे के लिए नियम, कानून, सिद्धांतों को तोड़ना, उनको तोड़कर ऐसे व्यक्ति का लिए काम करना जो नियम सिद्धांतों के विरुद्ध थे, यानी वो नियम सिद्धांत के अनुसार नहीं है, फिर भी उसका काम कर देना। करना क्यों? सिर्फ एक उपहार या धन प्राप्त करने के लिए। उसके बदले वो उसको उपहार देता है या धन प्राप्त करता है, वो होता है करप्शन, यानी भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार होती है वो राजनीति की मेन शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है, आप बात करो तो राजनीतिक जो दल होते हैं, जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दलों को पैसा चाहिए। तो क्योंकि मैंने आपको यह बताया था भी चुनावों के अंदर सबसे ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपने देखा होगा MP, MLA, अरे यहाँ तक सरपंची का जो चुनाव होता है ना, सरपंची का यानी ग्राम पंचायतों का, वहां पर भी लाखों रुपए लग जाते हैं। आप मान के चलो भी नीचे स्तर पर जब इतने पैसे लगते हैं, तो उच्च स्तर पर जो MP, MLA है, लोकसभा, विधानसभा के जो चुनाव है, उसके अंदर तो बहुत पैसे लगते होंगे, बहुत ज्यादा खर्चा आता होगा। अब इन राजनीतिक दलों को क्या चाहिए? धन चाहिए। राजनीतिक दलों को क्या चाहिए? धन। और ये पैसा आता कहाँ से? पैसा आता है व्यवसायियों से, जो उद्योगपति होते हैं या जो पैसे वाले होते हैं, उद्योगपति, तो पैसे वाले होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। बड़े स्तर पर वो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, वाणिज्य, व्यवसायिक क्रिया करते हैं वो। तो वो क्या करते हैं? इनको चंदा देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने बिना स्वार्थ के बिना पैसा दे दे? अरे कोई 1 रुपये तक की सहायता नहीं करता। ये चंदा देने के पीछे भी इनका एक मकसद होता है, क्योंकि इनको 2 नंबर का काम करना होता है। अपना जो ब्लैक मनी होती है उसको वाइट मनी, यानी कह सकते हो एक जो काला धन है उसको एक सही तरीके से उसका यूज करना है। उसको जो काला धन होता है उनके पास ब्लैक मनी होती है, ऐसे तो उसका उपयोग कर नहीं सकते। तो वो इन राजनीतिक दलों की सहायता से वो क्या करते हैं? अपने जो काला धन होता है उसको एक सफेद धन बना देते हैं। यानी एक, वैसे तो वो नहीं चलता, वैसे वो सामने नहीं ला सकते, लेकिन इसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं? अपना स्वार्थ पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन मैंने भी कहा था, व्यवसायी और उद्योगपति क्या करते हैं? इनको चंदा देते हैं, पैसा देते हैं। यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, ध्यान रखना। यहीं से क्या होती है? भ्रष्टाचार की शुरुआत है, करप्शन की शुरुआत होती है। तो जब इनको ये चंदा देते हैं तो इनके चंदा देने के पीछे इनका स्वार्थ होता है। स्वार्थ क्या होता है कि जब राजनीतिक दल जीतेगा, पैसा खर्च करने के बाद, जीतने के बाद वो अपनी सरकार बनाएगा, और सरकार बनाने के बाद जो भी निर्णय लेगा और कानून बनाएगा, वो कानून इनके पक्ष में बनेगा। ये इनका स्वार्थ होता है। तो कोई ऐसा कानून न बन जाए जो इनके विपक्ष में हो। इसीलिए क्या करते हैं? राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चुनाव में लगाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है ताकि वो जीतने के बाद जब वो सरकार बनाए तो उनकी मंशा पूरी हो जाए, उनके स्वार्थ क्या हो जाए?
पूरी हो जाए, यानी किसी प्रकार की रुकावट पैदा न हो। तो यहीं से हो गया ना आपका भ्रष्टाचार की शुरुआत। भाई ये चंदा देते हैं, चंदा देने के बाद सरकार निर्णय जो कानून लेते हैं वो इसके पक्ष में लेते हैं, क्योंकि उनको पता है राजनीतिक दलों को भाई इसी के कारण तो हम जीते हैं, इतना पैसा हमारे पास आया है। अगर हम इनका आज काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद फिर चुनाव आएंगे, फिर हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो चुनाव में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा हमें? इसीलिए वो क्या करते हैं, इनके प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी इनकी हर बात मानते हैं वो। ठीक है, ये नैतिक अनैतिक आप कह सकते हो, सही या गलत, इसी प्रकार का इनका कोई भी बात हो, सब बात इनको मान ली जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वो गलती क्या ना हो समाज के लिए, हमारे संविधान के, हमारे समाज के, हमारे देश के विरुद्ध भी क्यों ना हो। वो इनकी प्रत्येक बात को यहाँ पर क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, उनकी बात को मान लिया जाता है, क्योंकि इसी कारण तो ये क्या होते हैं, विजयी होते हैं, इतना पैसा खर्च कर पाते हैं। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है, और सबसे बड़ी खामी ये भी है, सबसे बड़ी समस्या यही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक दल होते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर देखो हमारे देश के कारण, हमारे देश में ये दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, इसी कारण ये व्यवस्था आती है। यदि हम विकसित होते, ऐसा कोई बेरोजगारी नहीं होती, सब रोजगार होते हैं, गरीबी नहीं होती, ऐसी स्थिति में ये भ्रष्टाचार होता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। हमारे देश की स्थिति को देखते हुए इसके कारण क्या होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्योंकि अशिक्षित है लोग गरीब है, जो जनता है वो बेरोजगार है। तो आपने भ्रष्टाचार का अर्थ पढ़ लिया, और ये लाइन आपको याद रखनी है, भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से होती है। भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है राजनीतिक दलों को चंदा देने से। तो व्यवसायिक होते हैं, बड़ी बड़ी उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, वो क्या करते हैं, राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, चुनाव के अंदर पैसा खर्च करते हैं, वो पूरी सहायता करते हैं उनकी। जब ये उनकी सहायता करते हैं तो इनकी सरकार बनने के बाद ये भी उनसे उम्मीद करते हैं, ये प्रत्येक कानूनों को अपने पक्ष में बना लेते हैं पैसा देकर, और अपने को जो भी कार्य करना होता है वो पैसे देकर कर लेते हैं। ठीक है, यानी नैतिकता गिर चुकी है, वर्तमान में कोई नैतिकता नहीं रही। लोक सेवक वो होते हैं जो लोग यानी जनता के सेवक होते हैं, लेकिन अब वो जनता के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि किसके लिए करते हैं, इनके लिए कार्य करते हैं। वास्तव में लोकतंत्र में जो लोक सेवक होते हैं ना, लोक सेवक IAS IPS, जो भी आप RS की बात करते हो, जो भी कर्मचारियों की बात करते हो, वो सारे कर्मचारी जनता के लिए बने हैं, जनता की सेवा के लिए बने हैं। आप पुलिस की बात करते हो तो वो सब जनता की सेवा के लिए, लेकिन अब वो जनता की सेवा तो भूल गए हैं, सिर्फ अपनी सेवा में लगे हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हैं। वही करप्शन है, वही भ्रष्टाचार है। ठीक है, अब आगे मैं आपको ये पूछूं भ्रष्टाचार के कारण, तो देखो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, भ्रष्टाचार के कारण बता सकते हो आप। राजनीतिक कारण भी होता है, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये भी होता है। ठीक है, हमारा नैतिक मूल्य गिर चुका है, यह भी होता है। देश में असमानता बढ़ी हुई है ना, कुछ अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। ऐसी स्थिति में अमीर तो अपना काम करवा लेता है, गरीब नहीं करवा पाता, क्योंकि अमीर के पास पैसा होता है, तो वो तो अपनी मनमर्जी का किसी प्रकार का कानून कोई अपनी फाइल वगैरह पास करवा लेता है, गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है, और भी आप कह सकते हो लोक सेवकों का नैतिक मूल्य गिर चुका है। ठीक है, लोक सेवक है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। चुनावी कारण बता सकते हो, यानी ये कुछ कारण है जिसके कारण क्या होता है, मध्य देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है। अब हम पढ़ रहे हैं इनके परिणाम। देखो भ्रष्टाचार के परिणाम, और परिणाम तो क्या, आप इसको दुष्परिणाम भी बोलो, भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम। देखो बार बार आपको ये क्यों बोलता हूँ, तो दुष्परिणाम का अर्थ दुष् होता है बुरा, यानी बुरा परिणाम। क्योंकि भ्रष्टाचार है क्या, भ्रष्टाचार एक लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, और हम भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं, ये समक्ष चुनौती। चुनौती होती है समस्या, अरे समस्या तभी तो पैदा होंगे, उसके दुष्परिणाम होंगे, उसके बुरे परिणाम होंगे। अगर किसी चीज़ के अच्छे परिणाम होते हैं वो समस्या थोड़ी है, वो तो हमारे लिए वरदान है, उससे तो हमारा विकास हो रहा है। ठीक है, तो एक इसके दुष्परिणाम यानी बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं। भ्रष्टाचार के बुरे परिणाम देखते हो आप, कितनी अव्यवस्था फैलती है, वास्तव में जिसका काम होना चाहिए उसका काम होता ही नहीं है। जैसे हम बात करें सार्वजनिक निर्माण कार्यों का स्तर घटिया, पहला इसका क्या करें, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का काम घटिया स्तर का होता है। सार्वजनिक निर्माण क्या होते हैं, वो तो सभी जनता के लिए होते हैं। अब यहाँ पर जब भ्रष्टाचार होता है फिर सभी जनता की बात नहीं होती, पूरे समाज की बात नहीं होती,
बल्कि जिसकी होती है इस व्यक्ति की होती है जो व्यक्ति उसको पैसा दे रहा है, जो व्यक्ति लोक सेवा को उपहार दे रहा है, ठीक है, और उसको पैसे को लेकर वो उस व्यक्ति का काम करता है, समाज को भूल जाता है, क्योंकि लोक सेवा का काम होता है समाज की सेवा करना, सार्वजनिक निर्माण करना। लेकिन फिर वो सार्वजनिक निर्माण को भूल जाता है और सिर्फ उस व्यक्ति को जो उसकी स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है, जो उसको उपहार दे रहा है, जो उसको पैसा दे रहा है, सिर्फ उसी का वो काम करता है, उसी की बात सुनता है और किसी की बात नहीं सुनता। और भी आप देख लो, ये जो सार्वजनिक निर्माण होते हैं, पुलिया वगैरह बनती है या कोई और सड़कें बनती है, आपने देखा है साल के बाद उखड़ जाती है वो, तो पुलिया बनती है वो साल 2 साल के बाद गिर जाती है, बहुत लोग मिल जाते हैं उसके अंदर, बहुत बार आता है न्यूज़पेपर के अंदर। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है कि जिसने वो ठेके पर काम लिया है वो क्या करेगा, वो अधिकारियों को पैसा देगा, पैसा देकर घटिया सामग्री लगा देगा वहाँ पर, इससे तो वो लगा नहीं सकता, लेकिन वो अधिकारियों को पैसा देगा, यानी 2 नंबर का काम करेगा वो, और जो भी घटिया सामग्री होती है वो उसमें लगा देगा सब कुछ, और वो भी कम लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा टाइम नहीं चल पाती, सड़कें भी ज़्यादा टाइम नहीं चल पाती, पुलिया होती है वो भी ज़्यादा टाइम नहीं चल पाती, इसके कारण जान माल की हानि होती है, देश को नुकसान होता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है। अगर हम बात करें योग्य निष्ठावान व्यक्तियों को अवसर नहीं, देखो जो वास्तव में योग्य होते हैं, निष्ठावान होते हैं, जिनको वास्तव में वो उपाधि मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिल पाती। तो पैसा दे गया, जो अपना कोई ना कोई लोक सेवकों को उनकी स्वार्थ की पूर्ति की या उनको पैसा धन या कोई उपहार दिया, वो तो अपना काम करवा लेते हैं। तो योग्य निष्ठावान होते हैं वो उनका काम होता ही नहीं है, उनको अवसर ही नहीं मिल पाता। देखो हम बात करें, जैसे एग्जामों में इंटरव्यू होते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है? इंटरव्यू के अंदर होता है जो पैसा दे जाता है, ऐसा होता नहीं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बात चल भी सकता है क्योंकि वो आगे लोक सेवा पर डिपेंड करता है, कर्मचारी पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रवृत्ति का है। कुछ नैतिक भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो वो कभी ऐसा नहीं कर पाते, वो तो योग्यता देखते हैं, निष्ठा देखते हैं, ठीक है। कुछ अनैतिक होते हैं, नैतिक रूप से उनका चरित्र होता है, नैतिकता से रूप से वो गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति वो क्या करते हैं, जो व्यक्ति उनको ज़्यादा लाभ देता है उन व्यक्तियों को तो वो नियुक्त कर देते हैं। जो वास्तव में योग्य है, जो वास्तव में निष्ठावान है, उनको अवसर ही नहीं मिलता, उनको वो ज्वाइन ही नहीं देते या उनको पास नहीं करते। वो तो भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, यानी देश को एक योग्य और निष्ठावान व्यक्ति जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। जैसे मान लेते हैं मेरे तो बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आए, बिल्कुल नहीं पढ़ता मैं, लेकिन मैं पैसे देकर जॉब लग जाता हूँ। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, अच्छे आपने निष्ठा है, आपके अंदर ईमानदारी है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप जॉब नहीं लग रहे, क्योंकि वो तो कर्मचारी है जो इंटरव्यू ले रहा है, वो क्या करेगा, वो पैसे देकर मेरे को पास कर देगा। तो ऐसी स्थिति में मैं देश की क्या सेवा करूँगा जब मेरे को कुछ पता ही नहीं है, ईमानदारी नहीं है मेरे में, या आप कह सकते हो मेरे में कोई शिक्षा के स्तर के अनुसार योग्यता नहीं है, लेकिन आप में एक्सपीरियंस है, योग्यता है। आप अगर उस स्थान पर होते तो बढ़िया तरीके से देश का विकास हो सकता था, देश का कल्याण हो सकता था, समाज का कल्याण हो सकता था। लेकिन उस स्थान पर मैं पहुंच गया, अब मेरे को पता है मैंने 20 लाख रुपए देकर फिर ज्वाइन किया है, तो करप्शन तो होगा ही भी, क्योंकि पहले तो मैं अपने 20 लाख रुपए पूरे करूंगा। ये तो श्योर है कि जो पैसा देके जो लगेगा तो वो अपना पहला पैसे तो पूरा करेगा, जितना पैसा देके वो जॉब लगाए तो इतना पैसा पूरा करेगा, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, करप्शन करेगा, भ्रष्टाचार को फैलाएगा। ठीक है, तो नियोग्य निष्ठावान व्यक्तियों का अवसर नहीं मिलता, एक इसका ये दुष्परिणाम होता है। अब आता है, हम तीसरी बात की नहीं यहाँ दिखाई देगा, गरीब व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव। गरीब व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसका सबसे ज्यादा, अमीरों पर नहीं पड़ता। जैसे अमीर है कुछ, एक व्यक्ति गरीब है, भ्रष्टाचार का इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके पास तो बहुत पैसा है, ये तो भ्रष्टाचार फैला रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ये तो अपना काम पैसे दे के करवा लेगा। अगर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, कोई काम की आवश्यकता पड़ी, या उसको कोई ऐसी समस्या या प्रॉब्लम्स पैदा हो गई, तो वो क्या करेगा, वो पैसा देकर अपना काम निकालेगा। लेकिन गरीब, जब भ्रष्टाचार बढ़ गया तो गरीब व्यक्ति का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा उसको देने के लिए, और जब तक पैसा और धन नहीं होगा तब तक वो क्या है, अपना काम नहीं कर पाएगा, का विकास नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो ना? ये अमीर व्यक्ति तो कभी भी पैसा देकर कोई भी काम करवा सकता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, जो उसको चाहिए वो उसको प्राप्त कर सकता है।
लेकिन गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, गरीब व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते कि वो उनको देकर अपना काम करवा ले, तो हमेशा काम किसका होगा, इसका होगा, इसका नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा इसका, क्योंकि ये पैसा नहीं दे पाएगा, इसका कोई काम नहीं होगा, ये पैसा देगा, इसका काम होगा। इसका मतलब गरीब व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। गरीब व्यक्ति होता है वो गरीब ही रह जाता है, फिर उसका कोई काम ही नहीं हो पाता, वो पहले से ही गरीब है और अब वो पैसा नहीं दे पाता, उसका काम नहीं हो रहा, तो वो और गरीब हो जाता है बेचारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें चौथे नंबर की, देश में आर्थिक विषमता बढ़ती है। ये विषमता क्या होती है, ये होती है असमानता। विषमता का अर्थ क्या होती है, असमानता। इससे देश में विषमता बढ़ती है, असमानता बढ़ती है। अब अमीर अपना पैसा देकर, अधिक धन देकर अपना काम करवा रहा है, अपना विकास कर रहा है, इसका मतलब अमीर और अमीर हो रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है, क्योंकि वो तो पैसा देकर हर काम करवा रहे हैं, इसका मतलब उसका विकास हो रहा है। ठीक है, यानी वो अपना विकास कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है। वो गरीब व्यक्ति है, वो अपना काम नहीं करवा पा रहा, इसका मतलब गरीब और गरीब हो रहा है। अब देखो, पहले विषमता इतनी थी, लेकिन अब विषमता इतनी हो, यानी इससे विषमता बढ़ती है। विषमता क्या होती है, बढ़ती है, असमानता समाज में बढ़ती है, आर्थिक विषमता बढ़ती है, क्योंकि अमीर तो और अमीर हो जाता है और गरीब और गरीब हो जाता है। और देखो देखो हमने लोकतंत्र की बात की थी, लोकतंत्र का जो मेन विशेषता होती है वो ये होती है समानता, यानी सभी समान होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, सब समान है। लेकिन जहाँ पर अब उसका विशेषता समानता है, तो समानता आएगी तभी तो हम लोकतंत्र का विकास कर पाएंगे, एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। लेकिन इस करप्शन के कारण, इस भ्रष्टाचार के कारण लोकतंत्र की विशेषता खत्म हो रही है, तभी तो ये लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है। लोकतंत्र के, अरे हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यही तो पढ़ रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती, यानी ये लोकतंत्र का उद्देश्य है उनकी विशेषता पूरी नहीं होने देता, यानी ये जो समानता आनी चाहिए वो यानी समानता कम कर रहा है, यानी असमानता को बढ़ा रहा है, समाज में विषमता को बढ़ा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। उसके बाद हम बात करें काले धन का अंबार। अंबार होता है यानी बहुत अधिक हो जाना, बहुत अधिक हो जाना। देखो जो ये करप्शन फैलता है ना, ये काले धन के कारण ही फैलता है, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, काला धन है, तो मैं पैसे देकर हर काम करूंगा, प्रत्येक कार्य करेंगे। अगर हमारी मेहनत से कोई पैसा है तो हम उसको नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब हमारे पास है ही काला धन पहले से ही, तो वो धन कर्मचारी के पास पहुंचता है। और जो कर्मचारी, जो लोक सेवक होते हैं, जो धन आता है, देखो एक तो उनको वेतन मिलता है, वो तो एक काला धन नहीं होता, वो तो उनको टैक्स देते हैं, वो यानी एक तरह का सही चीज होती है, सही वेतन होता है, सही उनके पास पैसा होता है। लेकिन गलत पैसा वो आता है जब वो ऊपर की कमाई करते हैं, इसका मतलब वो किसी से पैसा या धन लेकर, उपहार लेकर जब वो काम करते हैं, इसका मतलब इससे काला धन का एरिया बढ़ जाता है, देश में अंदर काले धन बहुत ज्यादा है, उसका अंबार यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है काला धन। ठीक है, यानी काले ही काले धन की बात होती है टोटल, जिसके पास काला धन है उसका काम हो जाएगा। कर्मचारियों के पास काले धन की बढ़ोतरी होती रहती है, तो वो पैसा लेते रहते हैं और काम करते रहते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें 6 नंबर की, भ्रष्टाचार से बेरोजगारी बढ़ती है। बढ़ेगी या नहीं बढ़ी, बेरोजगारी तो बढ़ेगी, जब भ्रष्टाचार के कारण काम नहीं मिल पाएगा, काम कुछ व्यक्तियों को ही मिल पाएगा, बाकी व्यक्तियों को जिनको योग्य है, निष्ठावान है, उनको तो वो काम मिल ही नहीं पाएगा। गरीब व्यक्ति तो कभी रोजगार मिल ही नहीं पाएगा उनको, सिर्फ अमीर व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसका मतलब इससे बेरोजगारी बढ़ती है, रोजगारी क्या बढ़ती है, बढ़ती है, नहीं बेरोजगारी असंतुलित हो जाता है। उसके बाद हम बात करें, जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र से विश्वास उठ जाता है।
इससे बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। आप ये इसके अंदर ये भी कह सकते हो, उसके साथ ही अगर मैं लिखूँ 8 नंबर का, भ्रष्टाचार से गरीबी बढ़ती है, तो हम कर चुके हैं, भ्रष्टाचार से गरीबी बढ़ती है। यानी गरीबी अधिक होती है, गरीबी कम नहीं होती भ्रष्टाचार से, गरीबी ज्यादा होती है। पहले से ही गरीब थे यहाँ पर, अब भ्रष्टाचार करप्शन के कारण गरीब और हो रहे हैं, यानी और ज्यादा गरीबी बढ़ रही है। जो पहले थोड़े गरीब थे वो ज्यादा गरीब हो रहे हैं, जो पहले गरीब नहीं थे वो और गरीब हो रहे हैं। इसका मतलब गरीबी बढ़ रही है देश के अंदर। इसका कारण होता है भ्रष्टाचार, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी बढ़ेगी। इन लोगों को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में तो गरीबी बढ़ेगी। अब आता है सामान्य व्यक्ति का सरकारी तंत्र से विश्वास उठ जाना। तो जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका सरकारी तंत्र से विश्वास उठ जाता है। कई बार होते हैं ना, घर वाले काम कहते हैं, हम जाते हैं ऑफिस के अंदर, हम पहले सोचते हैं ये व्यक्ति काम नहीं करेगा यार, ये व्यक्ति बहुत भ्रष्टाचारी है, ये पैसे बिना काम करता ही नहीं है। इसका मतलब उससे हमारा विश्वास उठ जाता है कि ये व्यक्ति हमारा काम करेगा ही नहीं। और गरीब व्यक्ति को ऐसा सोच लेते हैं, तभी तो गरीब व्यक्ति को कोई अन्याय होता है ना, तो जल्दी से न्यायपालिका में नहीं जाते, जल्दी से वो किसी लोक सेवक के पास नहीं जाते। उनको पता है मेरा काम होने वाला तो है नहीं, मेरे को काम करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा मेरे पास है नहीं, इसका मतलब मेरा काम नहीं होगा। इसका मतलब जो सरकारी तंत्र है, जो प्रशासनिक कार्य है, उससे हमारा क्या हो जाता है, विश्वास उठ जाता है। ठीक है, हम वहां पर जाना ही पसंद नहीं करते, उनसे मिलना ही पसंद नहीं करते। और आज आप देख लो, कहीं भी नुक्कड़ पर या कहीं भी व्यक्ति बैठे होते हैं, चौक पर बैठे होते हैं, वो यही बात करते हैं, अरे कितना करप्शन फैल चुका है, कितना भ्रष्टाचार फैल चुका है। आज के टाइम में एक छोटा सा काम करने के लिए हमें पैसा चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को जब तक हम पैसा नहीं देंगे, धन नहीं देंगे, तब तक हम अपना काम नहीं करवा पाएंगे। और भ्रष्टाचार का तो हमारे बहुत आता है, डेली देख लेना आप न्यूज़पेपर के अंदर, एक दो कर्मचारी पकड़े ही होते हैं, पकड़ लेते हैं उनको, क्योंकि वो पैसे से काम करते हैं, जनता से पैसा लेते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। यानी एक व्यक्ति जो 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है अच्छी पोस्ट के ऊपर, वो 5,000 के रुपये के दाव पर पकड़ा जाता है, सिर्फ 5,000 के लिए। यानी हमारा कितना नैतिक तक गिर चुका है, क्योंकि इतना उसको तनख्वाह वेतन दिया जा रहा है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, 5,000 के रुपये पर मतलब करप्शन फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, यानी वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। तो इससे क्या होता है, सामान्य व्यक्ति का सरकारी तंत्र से विश्वास ही उठ जाता है, उन लोक सेवकों के प्रति विश्वास उठ जाता है, वो वहां पर जाना ही पसंद नहीं करते, वो फाइल ही नहीं लगाते, उनको पता है मेरा काम तो होने वाला नहीं है। उसके बाद हम बात करें, जो ऊंचे स्तर के कर्मचारी होते हैं, लोक सेवक होते हैं, मैं लिख देता हूं, उच्च स्तर के लोक सेवक जब भ्रष्टाचार फैलाते हैं तो जो निचले स्तर के लोक सेवक होते हैं वो निकम्मे, ठीक है, और क्या कह सकते हो, आलसी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आलसी, यानी काम नहीं करते, वो निकम्मे हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं, ये भी कह सकते हो आप, क्या हो जाते हैं, कामचोर। जब ऊंचा जो ऊपर स्तर का जो अधिकारी है, अगर वही भ्रष्टाचार फैला रहा है, तो नीचे स्तर वाले तो अपने आप ही, क्योंकि उनको वो कह ही नहीं सकता, जब खुद बंदा भ्रष्टाचारी है तो दूसरे को क्या शिक्षा देगा। तो मान लो हमारा नेता है, वो ही भ्रष्टाचारी है, करप्शन फैलाता है, तो उसके न्यायी है, उसको वो क्या शिक्षा देगा, क्या कहेगा, कुछ नहीं कह पाएगा। तभी तो कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति होता है वो दूसरे को शिक्षा तभी दे सकता है जब वो खुद सही हो। मैं आपको इसलिए समझा सकता हूँ, इसलिए बोल सकता हूँ, अगर मैं खुद ही सही नहीं हूँ, मैं खुद ही करप्शन फैलाता हूँ, भ्रष्टाचार फैलाता हूँ, तो आपको क्या कहूँगा, कुछ नहीं कह पाऊंगा, आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, उसके बारे में नहीं समझा पाऊंगा। ये बात यहाँ पर लागू होती है। फिर जब उच्च स्तर का जो लोक सेवक होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन करते हैं बड़े स्तर पर, तो नीचे जो कर्मचारी होते हैं वो निकम्मे हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, काम करते ही नहीं, आलसी हो जाते हैं, काम बिल्कुल ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है काम तभी होगा जब पैसा होगा, और पैसा जो काम होगा वो उच्च स्तर का जो कर्मचारी होगा वो अपने आप ही कर लेगा। ठीक है, और जब तक पैसा नहीं है तब तक काम तो करना नहीं है हमें। वो कामचोर हो जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, इसका नुकसान तो होगा ना। तो जो जिसको जो काम करना था वो काम नहीं कर रहा, तो देश को नुकसान होगा, यहाँ की जनता को नुकसान होगा। अब देखो, ये तो हो गए इसके दुष्परिणाम, यानी बुरे परिणाम, भ्रष्टाचार के बुरे परिणाम।
बुरे परिणाम तो है क्योंकि एक समस्या है, एक चुनौती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं भ्रष्टाचार के रोकने के उपाय। एक उपाय, देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको कहा था प्रत्येक के अंदर आपको 2-3 हेडिंग याद करनी है। एक तो इसका अर्थ पता होना चाहिए आपको, एक इसके कारण पता होने चाहिए, ठीक है, एक इसके अंदर क्या पता होना चाहिए आपको, दुष्परिणाम पता होना चाहिए। दुष्परिणाम सबके ही सेम होते हैं, ठीक है, कारण ही सबके सेम होते हैं, क्योंकि कारण जैसे राजनीति वगैरह हमने पढ़ा था, चुनावी कारण, वोट बैंक का कारण, वो सबके सेम होते हैं। थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट होते हैं वो अलग होते हैं। और एक इसके उपाय, बस आपको 4 ही अर्थ, उसके कारण, उसके दुष्परिणाम और उसका उपाय, यानी 4 ही पॉइंट है जो सभी के अंदर लगते हैं। हमने क्षेत्रवाद पढ़ा था, उसमें 4 पॉइंट पढ़े थे, सांप्रदायिकतावाद में 4 पॉइंट पढ़े थे, हमने भाषावाद में 4 पॉइंट पढ़े थे, हमने जातिवाद में 4 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है, हमने राजनीतिक जो अपराधीकरण था उसके अंदर भी 4 पॉइंट पढ़े थे। यानी ज़्यादा इसका मैटर नहीं है अभी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको ये इतनी बातें याद रखनी है। अभी कारण क्या होता है, कारण क्या होता है, अगर कहीं भी लिख दे भ्रष्टाचार को फैलने के कारण बताओ, कारण क्या होता है, कारण क्या होता है, वो कौन सा रीजन है जिसके कारण करप्शन बढ़ रहा है, जिसके कारण जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ रहा है, यानी उसका डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है। लोगों में इतनी कैसे हिम्मत आ जाती है, लोक सेवकों में जो कर्मचारी होते हैं उसमें कैसे हिम्मत आ जाती है, वो लोगों से पैसा लेता है। और देखो एक निचले स्तर का व्यक्ति होता है, वो उसमें कैसे हिम्मत आ जाती है पैसे लेने की, क्योंकि जो हाई लेवल के व्यक्ति, हाई लेवल के जो कर्मचारी होते हैं वो खुद करप्शन फैलाते हैं, तो नीचे वाले तो फैलाएंगे, वो ये कहेंगे यार तू खुद करता है मैं क्या करूँ। अब वो खुद बड़े वाला है, वो छोटे को डांट भी नहीं सकता। जैसे हमारे पिताजी है, अगर वो बुरे काम करते हैं, अगर बच्चा भी करने लग जाए, ऐसी स्थिति में वो पिता है वो अपने बच्चे को डांट नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है मैं खुद करता हूँ यार। अगर वो बोल दे तो बच्चा कह भी सकता है तू खुद करता है पापा, आप खुद करते हो, सेवा करते हो, हमें क्यों डांटते हो। यानी कहने का मतलब जब बड़े स्तर का व्यक्ति ऐसा काम करता है तो नीचे स्तर का व्यक्ति भी क्या होता है, इसको फैलाता है, अधिक करप्शन करता है। उसके बाद करते हैं इसके रोकने के उपाय। देखो हम बात करें, देखो रोकने के उपाय यानी भ्रष्टाचार एक, हम बात करें तो देश के लिए दिमक की तरह है। देश के लिए क्या होता है ये, दिमक। दिमक एक जानवर होता है जो क्या करता है, एक पेड़ को खोखला कर देता है अंदर से अंदर, दिखाई नहीं देता वो, जब वो खोखला होने के बाद टूटता है ना तब दिखाई देता है, अरे ये तो पूरे का पूरा खत्म हो चुका है। इसी प्रकार देश में भी एक दिमक की तरह काम करता है भ्रष्टाचार। और ये क्या करता है, ये भ्रष्टाचार देश को अंदर से अंदर क्या कर रहा है, खोखला कर रहा है। अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, ठीक है, उसकी जड़ है उसको काट रहा है। अब मेरी बात सुनो, कब तक काम चलेगा ये, जब तक ये जैसे मैंने पेड़ का उदाहरण दिया था, पेड़ को जब वो खाता है ना कब तक चलेगा, कब तक खड़ा रहेगा वो। जब वो बिल्कुल खोखला हो जाएगा, बिल्कुल अंदर से उसकी पावर खत्म हो जाएगी तो वो गिरेगा नीचे। इसी प्रकार देश पर है, अगर हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार करप्शन बहुत अधिक फैल रहा है तो देश कब तक खड़ा रहेगा, कब तक ऐसा रहेगा, मजबूत रहेगा। उसकी जब हम जड़ी काट रहे हैं, जब उसका हम ये मान चलो उसका जो पेड़ा होता है जिसके ऊपर वो खड़ा है उसको भी हम खोखला कर रहे हैं, तो एक दिन तो देश को समाप्त होना पड़ेगा, भी खत्म, वापिस गुलाम हो जाएंगे हम। तो भ्रष्टाचार को थोड़ा बहुत क्या पूरा हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हमारा देश मजबूत रहे, हमारा देश का विकास हो। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ना, तो एक तो देखो बाहर का व्यक्ति होता है, बाहर का व्यक्ति मान लेते हैं मेरे को मार रहा है तो मैं अपना बचाव कर सकता हूँ, भाग सकता हूँ, या मैं कोई और उसके विनती कर सकता हूँ, कैसे भी करके मैं अपना बचाव कर सकता हूँ, तो मेरे को पता है वो सामने वाला व्यक्ति मेरे को मारेगा। लेकिन जब मेरे को कोई ऐसा चीज जो अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, अंदर अंदर मेरे को मार रहा है, तो किसके साथ मुकाबला करूं मैं। बाहर के व्यक्ति से तो मुकाबला हो सकता है, आंतरिक होता है उससे तो मुकाबला नहीं हो सकता ना। इसी प्रकार जब देश पर युद्ध होता है, आक्रमण होता है, तब तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, हमारे लिए सोल्जर है, सैनिक है, फौजी है हमारे भाई जो मुकाबला कर सकते हैं, हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन जब देश अंदर से खोखला हो रहा है, इसका मतलब हमें पता ही नहीं हमारा दुश्मन कौन है। यानी कहते हैं ना, खुद बाढ़ जब खेत को खाने लग जाती है तो खेत समाप्त हो जाता है, फसल समाप्त हो जाती है। यही बात है, हम खुद अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम खुद अपने देश को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब अंदर से अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको खोखला कर रहे हैं। तो इसको हमें रोकना है, इसको हमें क्या करना है, रोकना है, ताकि हमारे देश का क्या रहे, विकास रहे, हमारा देश एक मजबूत देश के रूप में जाना जाए।
मजबूर नहीं, मजबूत। मजबूत तो अलग होता है, मजबूत अलग होता है। यानी एक हम स्ट्रॉन्ग कंट्री बन सके हमारी। और ये कभी तब तब बनेगी, आप देख लो जो दिमाग खाया हुआ पेड़ नहीं होता उसको आप गिरा नहीं सकते, लेकिन जो दिमाग खा जाता है उसको आसानी से गिराया जा सकता है। ठीक है, अब इसके उपाय की बात करें तो उपाय के अंदर क्या है, हमारे देश में बहुत से कानूनों का निर्माण किया गया है। यानी भ्रष्टाचार को रोकने के बहुत से उपाय हैं, यानी रोकने के अनेक कानून बनाए गए। उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वो है भ्रष्टाचार निरोधक कानून। सबसे महत्वपूर्ण कानून कौन सा है? भ्रष्टाचार निरोधक कानून। यानी बहुत से कानून बने लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कानून यही है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून। ठीक है, और इसको लागू करने यानी उसको क्रियान्वित करने का जो काम है वो किसका है? वो है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। देखो भ्रष्टाचार निरोधक कानून था, उसके तहत एक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की गई थी। इसका काम होता है इस कानूनों को क्रियान्वित करना, इस कानून को लागू करना। इसका काम होता है ऐसे मान लो कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार फैला रहा है, भ्रष्टाचार फैला रहा है, ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, इसके विरुद्ध त्वरित यानी जल्दी से क्या करता है, एक्शन लेता है, उसकी जांच करता है। अगर इसके सामने ऐसी बात आ जाए तो ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, कि कोई शिकायत आए उसके पास, क्या है, शिकायत आए तो वो क्या करता है, जल्दी से जल्दी यानी त्वरित वो क्या करता है, उसकी जांच करता है या उसको नंगे हाथों पकड़ता है। हाथों उसको क्या करता है, पकड़ता है। आपने देखा होगा ना, तो कोई भ्रष्टाचार फैलाता है तो उसको ऐसे नोट दिए जाते हैं। आप कर सकते हो, अगर आपको ऐसे लग रहा है भी आपका काम नहीं किया जा रहा, आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आप इस निरोधक ब्यूरो के अंदर क्या कर सकते हो, शिकायत दर्ज कर सकते हो। वो आपको ऐसे पैसे देंगे जिसके अंदर कलर लगा होता है, जब भी आप दोगे तो उसी टाइम छापा मार देते हैं उसके ऊपर, और छापा मार के वो उसके हाथ लाते हैं तो पता चल जाता है ये वही नोट है जो उन्होंने दिए थे। इसके कारण उसको इसी से इनको क्या आता है, नंगे हाथों पकड़ा जाता है, और उसी टाइम जल्दी सी उसकी सुनवाई होकर क्या करता है, इसको दंड देता है, सजा सुनाता है। ठीक है, और प्रत्येक विभाग में एक सतर्कता व्यक्ति भी होता है, सदस्य होता है, प्रमुख होता है प्रत्येक विभाग के अंदर। यानी सतर्क रहता है, क्या रहता है, सतर्क रहता है, और विभाग की जांच करता रहता है। विभाग में अगर कुछ शिकायत आती है तो उसकी जल्दी वो क्या करता है, जांच करता है। ठीक है, उसको पकड़ता है और जल्दी से उसको क्या करता है, आगे दंड की व्यवस्था करता है, उसको दंड देता है। यह है हमारे भ्रष्टाचार निरोधक कानून, जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इसको लागू करता है, क्रियान्वित करता है। अब इसके रोकने के उपाय की बात करते हैं। रोकने के उपाय मैंने पहले कहा था, कारणों में छुपे होते हैं उपाय ऐसा। तो कारण पहला, कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, सरकार ने या जो लोक सेवकों ने निर्णय लिया है, पहला उपाय तो ये हो सकता है भाई उन निर्णयों को सामान्य व्यक्ति को जानने का अधिकार। तो उसको अधिकार है भी, सरकार ने, सरकारी तंत्र ने या लोक सेवक ने क्या निर्णय लिया है वो हमें बताया जाए। ठीक है, ताकि वो उसको पता चल जाए सामान्य व्यक्ति को निर्णय क्या है, इसके अंदर क्या चीज है। जब हमें पता ही नहीं होगा भी कानून क्या है तो कानून के विरुद्ध हम शिकायत कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा। हमें जब उसके बारे में पूरा बताया जाएगा भी इस निर्णय में ये है, तो हमें पता चल जाएगा भी इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ। अगर हम नेक्स्ट बात में, दोषी व्यक्तियों को जल्द सजा, अगर इसके अंदर कोई दोषी पाया जाता है, इसका मतलब कोई रिश्वत रहते या भ्रष्टाचार करते, करप्शन करते पकड़ लिया जाता है, तो क्या किया जाता है, उनको जल्दी जल्दी क्या देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। यानी एक कठोर सजा मिलनी चाहिए उनको, ताकि बाकी भी शिक्षा लें, कठोर सजा। उसके बाद हम बात करें तीसरे नंबर की, सरकारी तंत्र में गोपनीयता को कम करना चाहिए, गोपनीयता को कम करना व पारदर्शिता को बढ़ाना। तो गोपनीय क्या होता है, गोपनीय वो होता है जो किसी को बताया नहीं जाता, और जहाँ पर गोपनीय होता है वहां पर तो भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि सामान्य जनता को बताया नहीं जाता भी निर्णय क्या हुआ है, काम क्या हुआ है।
जब तक हमें उसके निर्णय काम का पता नहीं चलेगा तब तक हमें क्या पता चलेगा करप्शन हुआ या नहीं हुआ। हाँ, पारदर्शिता होती है अभी सबके सामने। और वर्तमान में जो आप देखते हो ना, इंटरनेट जो आपका ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, इसके अंदर पारदर्शिता आ चुकी है। आप नेट के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा प्रत्येक निर्णय को, प्रत्येक काम को चेक कर सकते हो कि किस व्यक्ति का क्या काम है। मैं यही बताने में लोक सेवक का काम क्या होता है, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हम काम कराएंगे कैसे फिर? इसका मतलब उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए प्रत्येक काम के अंदर, ताकि जनता जान सके कि ये काम ऐसे होता है और ये काम ऐसे इसने कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं, जिस लोक सेवक ने भ्रष्टाचार फैलाया, यानी भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है, आप कह सकते हो रिश्वत ली है, तो ऐसी स्थिति में उसकी, अगर वो पकड़ा जाता है, यानी पकड़ने पर उसकी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए, संपत्ति को जब्त कर लेनी चाहिए। एक उपाय ये भी हो सकता है, उसकी संपत्ति जब्त कर लो बस, तो उसके पास संपत्ति जितने भी उन्होंने किया है वो सब क्या कर दो, जब्त कर दो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, होता है ना कोई करप्शन के अंदर पकड़ा जाता है तो उसके बर्तन तक गिन लेते हैं, वो उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है, वो सब गिन लेते हैं। ठीक है, सब कुछ जांच कर लेते हैं। वो चम्मच होता है ना, बिल्कुल छोटा होता है, उसकी भी उसके अंदर ऐड हो जाता है, तो इतना इसके पास संपत्ति है, इतना इसके पास पैसा है, बैंक बैलेंस वगैरह सब चेक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा करना चाहिए, उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लेनी चाहिए, ताकि बाकियों को भी शिक्षा मिले करप्शन या भ्रष्टाचार करने से क्या होता है। अगर हम आगे नेक्स्ट बात करें उपाय में भी, जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी होता है उनको लोक सेवक के पदों पर पद स्थापित नहीं करना चाहिए। भाई अगर शंका हो जाए, भी ऐसा शंका हो जाए, मतलब थोड़ा बहुत मालूम हो जाए कि ये व्यक्ति क्या है, भ्रष्टाचारी है, ये व्यक्ति करप्शन फैला सकता है, उस व्यक्ति को सीट पर लगाना ही नहीं चाहिए, यानी उसको लोक सेवा के पदों पर क्या पद स्थापित नहीं करना चाहिए बस। तो जब तक वो उस पर आएगा नहीं तो कहाँ से करप्शन करेगा, भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको सरकारी तंत्र को या कोई ऐसा शंका हो जाए कि ये व्यक्ति देश में करप्शन फैला रहा है या करप्शन फैला सकता है, भ्रष्टाचार फैला सकता है, तो उस व्यक्ति को लोक सेवा के पद पर स्थापित ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब वो पद पर जाएगा नहीं तो अपने आप ही क्या होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, तो राजनीतिक दलों को चंदा आता है, मैंने अभी बताया था ना, चंदा भी एक कारण था, चंदा आता है, उस चंदे की क्या होनी चाहिए, कंप्लीट पूरी जांच होनी चाहिए, चंदे की जांच की जानी चाहिए। तो वो काला धन तो नहीं है क्या, जब वो पैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इतना पैसा कहाँ लग रहा है, यानी इस पूरे चंदे की जांच होनी चाहिए, तो राजनीतिक दलों के पास आता है तब जाके, यानी इन उपायों को अपना के हम क्या कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो शिक्षा को बढ़ाकर, आप ये कह सकते हो रोजगार को बढ़ाकर, आप ये कह सकते हो गरीबी को कम कर, यानी कुछ भी कह सकते हो, यानी टोटल जितना होता है वो उपाय में आता है। ठीक है, सब क्या आते हैं, उपाय में। देखो हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार को रोकने उपाय हो गए। अब देखो आपका ये टॉपिक लोकतंत्र के समक्ष चुनौती थी, वो हम कर चुके हैं। भाषावाद, भाषा के आधार पर भेदभाव, जातिवाद, जाति के आधार पर भेदभाव, सांप्रदायिकतावाद, धर्म के आधार पर भेदभाव, क्षेत्रवाद, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, राजनीतिक प्राधिकरण, राजनीति में अपराध कहा जाना, यानी अपराधी व्यक्तियों का राजनीति में प्रवेश। उसके बाद हम बात करें भ्रष्टाचार, इसका मतलब अनैतिक कार्य करना, या आप ये कह सकते हो अपने फायदे के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नियम कानून सिद्धांतों को तोड़ना। तो किसी व्यक्ति के लिए वो काम करेगा और बदले में कोई उपहार या धन की मांग करेगा, या उसको उपहार या धन दिया जाएगा, बस जहां पर उपहार या धन दिया जाता है, क्योंकि लोक सेवक का काम ही काम करना होता है, वो तो काम करेगा, लेकिन जब उस काम के बदले में उसको कोई पैसा मिलता है, धन मिलता है, उपहार मिलता है, बस वो करप्शन है। आप अगर उसको पैसा नहीं दोगे ना तो भी वो काम करेगा, क्योंकि उसका अधिकार, उसका कर्तव्य है जनता के लिए काम करना, आपका अधिकार है भी उससे काम करवाओगे आप। लेकिन जब उसके बदले में आप उसको पैसे दे रहे हो या किसी प्रकार से आप कोई उसको उपहार दे रहे हो, तो इसका मतलब वो करप्शन है, वो भ्रष्टाचार है। हमने भ्रष्टाचार का अर्थ पढ़ा, कान पढ़े, दुष्परिणाम पढ़े,
और उसके आगे हमने क्या पढ़ लिया, उसको दूर करने के उपाय कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे तो राजनीतिक गठबंधन की बात करें, ठीक है, गठबंधन की राजनीति। हमने पढ़ा था ना, अभी मिलीजुली सरकार होती है, गठबंधन होता है, एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता तो वो क्या, संसदीय शासन प्रणाली, संविधान के जो विशेषता थी उसके अंदर नहीं पढ़ा था। जब एक दल को बहुमत नहीं मिलता ना, फिर 2-3 दलें मिलकर सरकार बनाती है, ये तो गठबंधन कहते हैं। ये गठबंधन कई बार तो चुनाव से पहले भी होता है, चुनाव के बाद भी बनाया जाता है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आपका ये लेसन पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।